हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम हिस्ट्री के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद भारत का इतिहास एकदम बदल गया, क्योंकि यही वो बैटल है जो इंश्योर करती है कि आने वाले 200 सालों तक किसका राज होगा। और इन दोनों बैटल्स को जीतने का काम ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और इसके बाद आप देखेंगे कि मुगलों का शासन एक तरीके से खत्म हो जाता है और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 200 सालों तक, मतलब 1947 तक हमारे देश में राज करती है। तो आइए इस बैटल की कहानी समझते हैं। कौन इस समय गवर्नर था, किसके बीच में ये लड़ाइयां हुई और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, विद PYQs। वीडियो के एंड में काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके पहले हमने डिस्कशन क्या क्या कर लिया है, आइए पहले उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने देखा किस तरीके से अराइवल हुआ यूरोपियन कंपनीज का। सबसे पहले हमने देखा कि पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, देन आपके डेनिश एंड फ्रांसीसीज आए। आपस में कई सारे बैटल्स हमने देखे, जैसे कि बैटल ऑफ बेद्रा है, बैटल ऑफ स्वाली है, फिर हमने फ्रांस और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कर्नाटक वॉर देखी। फिर हमने देखा ये जब सारी की सारी यूरोपियन कंपनीज की बैटल खत्म हो जाती है तब ब्रिटिशर्स पावर में आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स अब भारत के जो राजा हैं उनके साथ लड़ाइयाँ करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है, जिसको हम एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों एंग्लो मराठा वॉर। इसके अलावा जो भसीन की संधि, सूरत की संधि होती है, पूना की संधि होती है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि मराठा की टेरिटरी जो थी वो तो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस साइन की जा चुकी है, होलकर्स के साथ भी, पेशवा के साथ भी और सिंधियास के साथ भी। फिर हमने देखा किस तरीके से मैसूर पे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, और आपको चार एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलती है। फर्स्ट, 2, 3rd एंड 4th, 1, 2, 3 एंड 4। और चौथी नंबर की जो एंग्लो मैसूर वॉर होती है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और एक तरीके से अगेन सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली जाती है बाय द मैसूर किंगडम, और अगेन इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स का रूल देखने को मिलता है। मराठा और मैसूर के पहले, सबसे पहले जिस टेरिटरी को इन्होंने एक्वायर किया था और अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश की थी वो था बंगाल। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय और आज भी अगर आप देखा जाए तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, क्योंकि गंगा रिवर बेसिन वहां पर आपको देखने को मिलता है, तो काफी रिच सोर्स हुआ करता था। और लगभग 60% पूरे एशिया का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो बंगाल से हुआ करता था। तो अगर एक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था फॉर ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कहीं अटैक किया था तो वो बंगाल की टेरिटरी थी, और बंगाल को कब्जा करने के लिए इन्होंने 2 बैटल लड़े थे। एक था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध और आपका बक्सर का युद्ध। तो आज हम इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिख और एंग्लो वॉर कैसे हुई, और फिर उसके अलावा हम सिंध, अवध और नेपाल के एरिया को देखेंगे। तो इस तरीके से हमें यह देखना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे प्यारे हमारे भारत पे कब्जा कर लिया था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, PDF के बारे में बात कर लूं। ये सभी क्लासेस जो अभी तक हुई हैं इन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247। ठीक है, पूजा जैन CA 247। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन को में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है, लेकिन PYQ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, मैंने SSC CGL 2022, 2023, JEE 2023 और CPO 2023, इन सभी शिफ्टों में, इन सभी पेपर के सभी शिफ्टों में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है PYQ के फॉर्मेट में। आप इन वीडियोस को जरूर देखना, रीजन आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए, पहला। एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हो सकता है इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में अगेन CPO में या MTS में, CHSL में देखने को मिले। तो इसलिए मेरा सजेशन है, अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल मान सकते हैं, ये PYQs आप जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट कर ले। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर बंगाल के बारे में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 17-18 सेंचुरी की बात है, जब 17 सेंचुरी में जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर होते हैं कौन, औरंगजेब, जिनको जिंदा पीर भी कहा जाता है।
औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और उसके बाद उतना कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं देखने को मिलता। किस टाइप के रूलर होते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला टाइप, जो कि गर्ल्स की, लड़कियों का टायर पहन के पहुंच जाते हैं अपनी सभा में। इस तरीके के रूलर्स आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो इतने पावरफुल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को वो इंट्रीगेट करके एक साथ एकता में जोड़ के रख सके। तो उसके बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो स्मॉल, छोटे छोटे स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट में बनने लगता है। आप देखेंगे जब फर्रुख सैयद का समय होता है, मतलब 1717 की बात कर रही हूँ, उस समय सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो मराठा, पंजाब, अवध और बंगाल, एंड साउथ इंडिया में हैदराबाद, कर्नाटका एंड मैसूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम नाम याद करते हैं यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल, जिसका नाम है मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान सबसे पहले यहाँ पे नवाब बनता है बंगाल का। तो मुर्शिद कुली खान के बाद आपको सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, फिर आपको सरफराज खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, इस तरीके से आपको रूलर्स देखने को मिलते हैं जो कि बंगाल के नवाब रहते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद आपको मीर जाफर, मीर कासिम भी देखने को मिलेंगे, जो अभी हम बैटल के बारे में जब बात करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खान के बारे में, और उसके बाद आपको याद रखना है सिराजुद्दौला के बारे में। आप यहाँ पे एक सीक्वेंस जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर है हमें जो पढ़ना है फिलहाल वो मुर्शिद कुली खान और सिराजुद्दौला है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब बंगाल ही क्यों और कोई एरिया क्यों नहीं? क्योंकि बंगाल उस समय बहुत फर्टाइल था और बहुत ही रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल एरा में। और यहाँ पे नजर थी किसकी? ब्रिटिशर्स की नजर आपको देखने को मिलेगी। और उस समय जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें वर्तमान का जो बिहार स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का शामिल था। इस पूरे एरिया को हम बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे, जिसमें रूल कौन कर रहा था? नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था यहाँ से? राइस, चावल, इंडिगो, काली मिर्च, शुगर, सिल्क, कॉटन और सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट पीटर, जिसको हम सोरा भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल मतलब गन पाउडर में किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप, वो कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। इसलिए एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी था ब्रिटिशर्स के लिए। इसलिए ब्रिटिशर्स की निगाहें कहाँ पर थी? बंगाल में थी। जब फर्रुख सैयद की बात करते तो फर्रुख सैयद ने एक फरमान इशू किया था ब्रिटिशर्स के लिए, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और उस फरमान में क्या लिखा गया था? उस फरमान में ब्रिटिशर्स को एक तो मिंटिंग प्रेस बनाने की परमिशन मिल गई थी, इसके अलावा ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स भी मिल गए थे बंगाल में, आपका उड़ीसा बिहार में। और इसके अलावा क्या किया गया था? जो मैग्ना कार्टा था वो दस्तक प्रोवाइड करता था। दस्तक मतलब एक पास, और अगर जैसे कि आप उस पास को कहीं भी दिखाते हो तो आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार के टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके का मैग्ना कार्टा फर्रुख सैयद ने इशू किया था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो बड़े वैसे ही खुश थे। यहाँ पर कंपनी ने ना 3000 रुपए पर एनम, 3000 रुपए पर एनम के हिसाब से यहाँ पर बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार ले लिया था, और ये लोग आसानी से फ्री ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। ऐसी कहानी सब कुछ चल रही थी। अब जब औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिपेंडेंट उभरता है आपका बंगाल, और बंगाल का जो पहला नवाब बनता है वो मुर्शिद कुली खान बनता है। यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं। जब बंगाल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि फर्रुख सैयद ने जो फरमान इशू किया था, और उसके बाद आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान यहाँ पे बंगाल का सूबेदार था, और उसके बाद बंगाल का नवाब बन गया। फिर यहाँ पर अलीवर्दी खान की डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन होता है सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठता है, और सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में टसल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिल जाएगा। अभी टसल क्यों होती है, आइए हम देखते हैं। तो पहली चीज तो यूरोपियन कंपनीज तो और भी थी, फ्रांसीसीज भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, और ये लोग फोर्टिफिकेशन करते थे, मतलब किलाबंदी करते थे। जो भी फैक्ट्रीज हैं उसके चारों तरफ सेनाएं वगैरह रखने का काम करते थे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ऐसा मत करो। तो फ्रांसीसीज तो मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स हैं, वो माने नहीं, और उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना बंद नहीं किया। तो सिराजुद्दौला नाराज हो गया, और जब वो नाराज हो गया तो उसने अपनी आर्मी को उठाया और आर्मी को लेके पहुंच गया कहां पर? फोर्ट विलियम। मतलब यहाँ पे जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में या कलकत्ता में, इसको कैप्चर करने का काम किया। अब अचानक से आर्मी लेके पहुंच गया, तो वहां पे जो भी पूरे ब्रिटिशर्स थे
या वहां पे जो भी सोल्जर्स प्रेजेंट थे उन सबको क्या कर लिया, हॉस्टेज बना लिया, उन सबको पकड़ लिया। लगभग 146 ब्रिटिश सोल्जर्स आपको देखने को मिलेंगे और उनको एक छोटे से कमरे में फुल्टा आइलैंड में बंद कर दिया। ठीक है, फुल्टा आइलैंड में एक छोटे से कमरे में ले जाके उनको बंद कर दिया। ऑक्सीजन की कमी के कारण, सफोकेशन के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। अगले दिन जब दरवाजा खोला तो केवल और केवल 23 लोग ही जिंदा बचे हुए थे, बाकी सारे लोग मारे गए थे। इस पूरी घटना को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी और ये घटना यूरोप तक पहुंच गई। यूरोप तक पहुंच गए, सब में हल्ला होने लगा, यार ये कौन है जिसने ऐसा काम किया है। तो उसके बाद बंगाल भेजा गया, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। तो अब रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है बंगाल, ठीक है, और बंगाल जब आता है वो तो क्या करता है, रिकैप्चर करता है कैलकाटा को और यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराता है। तो इनके बीच में एक संधि साइन होती है। उस समय कलकत्ता का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा विच इज अलीनगर, इसलिए हम इसे अलीनगर की संधि भी कहते हैं। अलीनगर पीस ट्रीटी साइन होती है बिटवीन द रॉबर्ट क्लाइव एंड आपका सिराजुद्दौला। इसके अंदर क्या है, तो इनको वापस से फोर्टिफिकेशन करने का अधिकार मिल जाता है, मतलब किलाबंदी करने का अधिकार, फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं और मिंटिंग कॉइन्स तो ये कर ही रहे थे, तो वापस से वही सारी पावर ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। डन, ओके। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव सोच रहा है, यार ये नवाब तो सही नहीं है, हम तो अपना दूसरा नवाब यहाँ पे तैयार करेंगे, सिराजुद्दौला को हटाते हैं। तो सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, उस आर्मी का जो कमांडर था, मतलब जो 1/3 सेना जिसकी सुनती थी, वो कौन था, आपका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स गए मीर जाफर के पास और उनको ब्राइब दी, घूस दी कि तुम एक काम करो, हम युद्ध करने वाले हैं, तुम अपनी सेना को साइड में रखना, युद्ध में पार्टिसिपेट मत करना, और बदले में हम जीत जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर तैयार हो गया, ठीक है। तो मीर जाफर ने क्या किया, एक सीक्रेट अलायंस बनाई थी मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ, क्योंकि वो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच पाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के पास जो सेना थी वो केवल 3000 की सेना थी, जबकि आपका जो नवाब है बंगाल का सिराजुद्दौला, उसके पास 50,000 सोल्जर्स थे। बट स्टिल इस सीक्रेट अलायंस के कारण यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है और हार जाने के बाद वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो मीर जाफर का बेटा होता है जिसका नाम होता है मिरान, और मिरान सिराजुद्दौला को मार देता है, हत्या कर देता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या, बैटल ऑफ प्लासी किस दिन हुआ था, तो 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला भाग गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी और मीर जाफर को अगला नवाब बंगाल का बना दिया गया। अब जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल हाँ। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाने के बाद यहां पर आप देखेंगे मीर जाफर ने 24 परगना की जो जमींदारी थी वो किसको दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा थी और लगातार मीर जाफर के पास डिमांड आ रही थी, बट मीर जाफर देख रहा था कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रही है और हम ब्रिटिशर्स की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि मीर जाफर को हम वापस से हटाएंगे और नया नवाब गद्दी पर बिठाएंगे। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो आप देख रहे हो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव और वो क्या ही कर रहा है। रॉबर्ट क्लाइव आया, पहले उसने रिकैप्चर किया कैलकाटा को, उसके बाद सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट अलायंस भी कर ली, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। तो इसको हम एक उपाधि दे सकते हैं ना, किंग मेकर। तो रॉबर्ट क्लाइव को हम किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। डन इतनी चीजें। इसके बाद हालांकि ये लोग थोड़ा सा धोखाधड़ी से यहाँ पे जीते थे, मीर जाफर को हमने ब्राइब देके जीते थे, लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो एक सुप्रीमेसी, एक पावर आपको देखने को मिलेगी ब्रिटिशर्स की बंगाल में। ठीक है, इतनी घटना हो गई। डन। तो यहाँ पे देखिए ये एसएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जिस बच्चे को था क्वेश्चन सेट में पूछा था तो उसने बेचारे ने आंसर ही नहीं किया, देखो ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ लेता वो हिस्ट्री का लेक्चर, आंसर कर लेता। ठीक है, जो भी है, पूछा गया है कि अलीगढ़ की संधि किसने साइन की थी, ब्रिटिशर्स ने, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने अलीगढ़ की संधि किसके साथ साइन की थी। तो हमने अभी अभी देख लिया कि सिराजुद्दौला के साथ साइन हुई थी। कितना आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ी बेसिक बातें पता है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब मीर कासिम को गद्दी दे दी गई है। मीर कासिम अब अगला पपेट नवाब बन चुका है। एक्चुअली पहले पपेट नवाब मीर जाफर था, वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम थोड़ा सा
इंटेलिजेंट है। कैसा इंटेलिजेंट है? वो ये देख रहा है यार अगर मैं अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता हूं तो मैं ब्रिटिशर्स से थोड़ा दूर हो जाऊंगा, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बार बार डिमांड नहीं बढ़ेगी और मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद कैपिटल होती है, जो कि मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी कैपिटल, मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट कर लिया जाता है मुंगेर में, जो कि बिहार में है, इन 1762। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल किसने ट्रांसफर की? आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। और वहां पर उसने अपनी ट्रेजरी को इकट्ठा करना शुरू किया और यहाँ पे अपनी आर्मी को ट्रेन करने की शुरुआत की, जिससे आने वाले समय में अगर कुछ भी होता तो एटलीस्ट उसके पास एक अच्छी आर्मी होगी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकती है। ठीक है, तो मीर कासिम ने ये काम किया। ओके, इतनी चीजें। अब आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि यहाँ पर जो फरमान था 1717 का फर्रुख सैयर का, यहाँ पे इसके कारण क्या था? फ्री ट्रेडिंग हो रही थी, ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड कर रहे थे और दस्तक जो दिया गया था ना पास, उसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा था। दूसरे ट्रेडर्स को भी ये लोग पास दे देते थे कि आप फ्री ट्रेड करो, जिसके कारण इनकी जो ट्रेजरी थी, इनका जो कोष था वो डिक्लाइन होते जा रहा था और अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होते जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीर कासिम था उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए, या तो जो बाकी जो हिंदू राजा है उनको भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। तो ऐसा किसने किया? ये मीर कासिम ने किया। मीर कासिम ने जब ऐसा किया तो ब्रिटिशर्स थोड़े से नाराज हो गए और ब्रिटिशर्स जब नाराज हो गए तो मीर कासिम को भगा दिया कि तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। वापस से मीर जाफर को इंस्टॉल कर दिया, मतलब मीर जाफर वापस से पपेट नवाब बन गया बंगाल का। तो कितनी आसान सी कहानी थी। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद कैपिटल। उसके बाद आपको जो नाम याद रखना है वो सिराजुद्दौला, मारा गया प्लासी के बैटल के बाद। फिर आया आपका मीर जाफर, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर, है ना? बढ़िया। तो मीर जाफर यहाँ पे वापस से गद्दी में इंस्टॉल कर दिया गया, बिठाल दिया गया। अब जब मीर कासिम को भगा दिया तो मीर कासिम भाग के कहाँ जाएगा? वो जाएगा अवध और अवध के नवाब से मुलाकात करेगा। और अवध के नवाब कौन है? यहाँ पे सुजा उद्दौला आपको अवध के नवाब मिलेंगे। जब ये अवध पहुंचता तो देखता है कि उस समय के जो मुगल एम्परर है, जो मुगल राजा है जिनका नाम शाह आलम सेकंड है, वो भी अवध में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे शाह आलम सेकंड से भी इसकी मुलाकात होती है। तो शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब है, और यहाँ पे मीर कासिम, इन तीनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे शुरुआत होती है अब बैटल ऑफ बक्सर की। तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी जाएगी। ठीक है, मीर कासिम होगा एक तरफ, उसकी कंबाइंड फोर्सेस होंगी विद शाह आलम टू एंड सुजाउद्दौला अवध का नवाब। एक तरफ होगी ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड कर रहे होंगे हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? तो हेक्टर मुनरो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये लड़ाई शुरू होती है बक्सर का बैटल। इस बक्सर के बैटल में क्या होता है? जो कंबाइंड फोर्स होती है वो हार जाती है और यहाँ पर जो हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे होते हैं वो लोग जीत जाते हैं। जब हारे हैं तो आपको कोई ना कोई संधि तो साइन करनी पड़ेगी। अब संधि किसके साथ साइन होती? जो राजा हो, जो कुछ हैसियत रखता हो, उसके साथ संधि साइन करेंगे। मीर कासिम को तो कोई रोल ही नहीं, वो तो बेचारा भाग के आया था, तो मीर कासिम अगेन भाग गया। यहाँ पे अब संधि साइन होगी किसके साथ? शाह आलम सेकंड के साथ और सुजा उद्दौला जो कि आपका अवध का नवाब है। जान इतनी चीजें। चलिए, अब संधि को साइन करने के लिए वापस से बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी के युद्ध के कुछ समय बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाता है इंग्लैंड, लंदन, और लंदन से अब वापस रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जा रहा है। और रॉबर्ट क्लाइव आके अब क्या करेंगे? इलाहाबाद की संधि करेंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि साइन होती है। किस किस के बीच में होती है? तो आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के साथ, और रॉबर्ट क्लाइव एंड अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। तो दो अलग अलग दिनों पे संधियां साइन होती हैं एंड रॉबर्ट क्लाइव इसके बाद पहला गवर्नर भी बनता है बंगाल का। चलिए, इलाहाबाद की संधि की कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो संधि की थी वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ की थी। ठीक है, क्या संधि साइन की? तो सुजाउद्दौला को कहा कि तुम्हारा जो इलाहाबाद और काड़ा का जो रीजन है वो तुम मुझे दे दो। इलाहाबाद और काड़ा का रीजन तुम क्या करो? मुझे दे दो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है ले लो। इसके बाद क्या कहा? आपने युद्ध इनिशिएट किया, आपके कारण काफी ज्यादा लॉसेस हुए, तो आप मुझे कंपनसेट करो और कंपनसेशन में 50 लाख रुपए पे करो। तो अब इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इलाहाबाद और काड़ा का एरिया दे दिया और 50 लाख रुपए भी इनसे ले लिए। ठीक है, इतनी चीजें। और अवध को क्या कहा कि आप एज अ बफर स्टेट बन के काम करोगे और यहाँ पर हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी आपके एरिया में रहेगी। तो इस तरीके से
अवध को बफर स्टेट बना दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव गया किसके पास? उस समय का जो मुगल रूलर था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को कहते हैं कि हम आपको इलाहाबाद और काड़ा का एरिया देते हैं। अभी अभी लेकर आए हैं, ठीक है, अभी अभी लेकर आए हैं अवध से, और अब कह रहे हैं कि इलाहाबाद और काड़ा का एरिया हम आपको देते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद और काड़ा का एरिया किसको दे दिया? शाह आलम टू को दे दिया। इसके अलावा इन्होंने दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो ले लिए एनुअल पेमेंट 26 लाख रुपए के साथ। तो 26 लाख रुपए के साथ एनुअल राइट्स मिल गए। और इसके अलावा कहा कि हम आपके एरिया में क्या करेंगे? डिफेंस रखेंगे, पुलिस फोर्सेस को रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो आपको बदले में क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। कितना? 53 लाख रुपीज। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एग्रीमेंट साइन हो गया। आपने देखा किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधियां साइन कर ली, एक शाह आलम के साथ भी कर ली और एक आपके अवध के नवाब के साथ भी कर ली। और 53 लाख रुपीस किससे ले लिए? शाह आलम टू से ले लिए। इस तरीके से एक सुप्रीमेसी आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिश हो गई थी बंगाल में। मराठास के साथ भी ऐसा हुआ और फिर आपके मैसूर के साथ भी ऐसा हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? क्या रीजन था कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गया? तो यहाँ पे ब्राइब रीजन था, घूसखोरी रीजन था जो कि मीर जाफर ने किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हिज कमांडर इन चीफ मीर जाफर ज्वाइंड विद द फोर्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में हुई, 1764 में हुई। और उसके एक साल बाद, क्योंकि अब लंदन से आने में टाइम तो लगता है ना, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था, तो 1765 में आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर इलाहाबाद की संधि साइन की गई। फिर है, ब्रिटिश जनरल कौन थे एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के समय किसने सेना को रिप्रेजेंट किया था? आंसर है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहां पर है? क्योंकि आप देखते हैं कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया था। कहां पर है? कलकत्ता में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो सभी को पता है बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सुतनुती एंड द जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस ऑफ सुतनुती, कलिकता एंड द गोविंदपुरा। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कलकत्ता की बात की जा रही है। किसने किया? तो हमको पता है एक गवर्नर था उस समय जिसका नाम था जॉब चॉर्नॉक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है। अभी मैंने सारी बैटल्स आपको बताई थी जो कि एंग्लो फ्रेंच बैटल कहलाती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर एंड बैटल ऑफ प्लासी। पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है, कौन कब कहां पर क्या था। तो बैटल ऑफ प्लासी तो सबको क्लियर है, अभी अभी पढ़ा है हमने। बैटल ऑफ प्लासी में आपको सिराजुद्दौला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डी का तो 4 हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते आगे, देखिएगा। अब हमको पता है कि पहला नंबर का जो आपका कार्नाटिक वॉर हुआ था उसका रीजन क्या था? आपकी फ्रांसीसीज और ब्रिटेन की जो आपकी यूरोप में बैटल चल रही थी, ये उसका रीजन था आपका ऑस्ट्रेलिया का सक्सेशन का बैटल। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। सेकेंड का रीजन हमें पता था इंडिया में है, तो इंडिया में है तो कोई ना कोई इंडियन इन्वॉल्व होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। और आपको पता है कि ड्यूप्ले को वापस बुला लिया गया था, मतलब थर्ड कार्नाटिक बैटल में ड्यूप्ले तो नहीं था। मतलब ड्यूप्ले कब हुआ होगा? फर्स्ट में रहा होगा, एंड थर्ड में आपको काउंट डे लाली देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं सारी कहानी को याद कर करके। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? द्वैध शासन की शुरुआत कहां पर की गई थी? तो सबसे पहले आपको पता है बंगाल में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि शाह आलम टू, आपका जो अवध के नवाब है सुजाउद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। अभी पढ़ा है हमने ऑप्शन ए, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला विक्टिम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का कौन था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को लॉर्ड वेली जेली लेकर आया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप मुझे सही आंसर बताएंगे कि पहला विक्टिम कौन है। ओके, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, एंड पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस तरीके के क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके। सो टेक केयर।